So welcome back to the chapter 10 light of class 10th refraction. We will today discuss refraction. For previous video links you can go to the description box below and watch the videos. Now we are going to discuss refraction. What is refraction? You already studied that light travels in a straight line, okay? But लाइट स्ट्रेट लाइन में तब तक ही ट्रैवल करती है जब लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, ठीक है। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में तब तक ही ट्रैवल करती है जब तक वो सेम मीडियम में हो, ठीक है। जैसे ही उसका मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। और इसी बेंडिंग नेचर को ही, इस पूरे प्रोसेस को ही हमने क्या बोला है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another is called refraction. From one medium to another, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो क्या कहते हैं, बेंडिंग होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर दो मीडियम थे, एक तो ये एयर है, एक ये ग्लास है, ठीक है। इंसिडेंट रे है, जैसे ही इसका मीडियम चेंज हुआ तो ये क्या हो गई, ये बेंड हो गई, ठीक है, बेंड हो गई। और ये जो रे है अभी क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो द डेफिनेशन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द एंगल विच इंसिडेंट रे इज मेकिंग विद नॉर्मल इज सेड टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle which refracted ray is making with normal is said to be angle of refraction, ठीक है। बट अभी तो हम कह रहे थे कि अगर सेम मीडियम में हो तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर जैसे ही मीडियम अलग अलग हुआ तो लाइट बेंड हो गई। ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट causes refraction, ठीक है। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेस रिफ्रैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। देखो जैसे हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम हम किसे कहते हैं, रेयर मीडियम हम उसे कहते हैं जिसमें जो स्पीड की लाइट है वो फास्ट होती है, ठीक है। मीडियम in which speed of light is fast, ठीक है। एंड व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, डेंसर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो घनी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट में जा रहे हो तो बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, तो आप क्या वर्ड यूज करते हो, दिस इज वेरी डेंस फॉरेस्ट। बट यहाँ पर पूरा वर्ड क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाती है, स्पीड लाइट की स्लो हो जाती है, ठीक है। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज अ मीडियम in which speed of light is slow, ठीक है। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें जो लाइट की स्पीड है वो स्लो होती है, ठीक है। कैसे, क्योंकि लाइट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना इस मीडियम में ट्रैवल करने को, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड स्लो होती है। तो वी हैव टू मीडियम्स, रेयर मीडियम एंड डेंसर। रेयर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट एंड डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, ठीक है। अब इस केस में रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है। रेयर मीडियम इसमें एयर है और इसमें डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, लाइट का बेंडिंग होना। कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। उस हमने क्या बोला, रिफ्रैक्शन। एंड ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट कब कहाँ कैसे होती है, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट रहती है एंड डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो रहती है। इस केस में रेयर मीडियम क्या है, एयर है, और डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास है, ठीक है।
नाउ अब हमने रेयर मीडियम में एंड डेंसर मीडियम में लाइट को लेकर कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। वो क्या है? फर्स्ट थिंग इज, मैं ड्रॉ करती हूं यहां पर। सपोज दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। ठीक है, ये एक रेयर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ये डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब लाइट आती है रेयर से डेंसर मीडियम में, ठीक है, जब लाइट आ रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो हो क्या रहा है, जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, जैसे लाइट आई, अब क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, नॉर्मल की तरफ है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, सो व्हेन लाइट goes from rare medium to denser medium, it bends towards normal. Okay, so ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी लाइट के बारे में कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट जो है वो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देखा कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ठीक है, और हमने क्या ऑब्जर्व करा है लाइट के बारे में कि सपोज दिस इज नाउ डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम। ठीक है, तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, it bends away from normal. ठीक है, it bends away from normal, नॉर्मल से दूर हो जाती है। And in this case it bends towards normal, towards normal। ठीक है, तो दो केसेस थे। फर्स्टली, जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के पास। एंड व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर नॉर्मल से। ठीक है, तो ये हो गया। बट हमारे पास अभी एक केस ऐसा भी है जहां पर कोई बेंडिंग ही नहीं होती। ठीक है, वो केस कौन सा है, जब लाइट कैसे स्ट्राइक करे एक मीडियम पे। सपोज कि ये है एक ग्लास स्लैब। ठीक है, दिस इज द केस वेयर वी ऑब्जर्व नो बेंडिंग। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब जैसे ये एयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ग्लास को, ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे आएगी वो अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है तो ये बिना किसी बेंडिंग के स्ट्रेट जाने वाली है। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तो जीरो हो गया। ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो अब इसमें हम क्या बेंडिंग देखेंगे, जब, इसलिए ये केस ऐसा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स at 90 degree, ठीक है, then we observe no bending, then there is no bending, or you can say then we observe no bending। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे। अब इन सब केसेस को हम एक केस के अंदर समराइज कर देते हैं फटाफट से। हम एक केस लेते हैं जब
रे ऑफ लाइट जो है एयर से ग्लास में जाएगी एंड देन कम बैक्स टू एयर अगेन एंड देन टू एयर अगेन। ये केस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो टेकिंग ग्लास स्लैब, this is glass slab, I am writing here glass and this is air, ठीक है। तो अब इंसिडेंट रे आई, अब ये किस डायरेक्शन में जाने वाली, नॉर्मल के तरफ या नॉर्मल से अवे। वी आर गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो कैसा होगा बेंडिंग, ये नॉर्मल है। तो अभी बेंडिंग कैसे होने वाला है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है एयर के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अभी इंसिडेंट रे आई, अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा इसका पाथ। अब क्या होगा, एक ग्लास से वापस एयर में जाने वाली है ना, तो फिर अब क्या होने वाला है, जब ये डेंसर से रेयरर में जाने वाली है, तो जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे, ठीक है। सो अब ये जो एंगल बनाया है इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया इसे क्या बोला हमने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे है ये बाहर निकल रही है ना, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एमर्जेंट रे। क्या, एमर्जेंट रे। तो एमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। अब इसमें एक और बात नोटिस करने की है कि जो एमर्जेंट रे होती है और ये जो इंसिडेंट रे होती है, दोनों ना पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब जो कभी मीट नहीं करती, ठीक है। और पैरेलल होने की वजह से एंगल ऑफ एमर्जेंस जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था वो क्या था, लाइट का ओरिजिनल पाथ था ये, ठीक है। बट ये जो एमर्जेंट रे है वो यहां पर आई है, तो इस ओरिजिनल पाथ के बीच में और ये जो एमर्जेंट रे ग्लास से निकल रही है इसके बीच में जो तो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो शिफ्ट आया है ना, ओरिजिनल पाथ तो लाइट का ये होना चाहिए था, बट अभी क्या है, लाइट इस पाथ से निकली है बाहर, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन डिफाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट लाइक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, between the original path of light, between the original path of incident ray and the emergent ray coming out, and the emergent ray coming out is said to be lateral displacement.
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो गैप आया है ओरिजिनल पाथ, लाइट का जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था क्या था कि वो ऐसा होना चाहिए था, बट अभी इमर्जेंट रे कहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है। तो इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इससे हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, एंड ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है। So lateral displacement depends on 3 factors: angle of incidence, thickness of glass slab, and refractive index. Okay. So now effects of refraction. Refraction के क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टिक को या फिर किसी पेंसिल को पार्शियली इमर्स कर दो वाटर के अंदर, आधा डाल दो पानी के अंदर, तो क्या दिखेगा आपको, एक बेंड दिखेगा। ये बेंड किसकी वजह से दिख रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रहा है। बिकॉज क्योंकि जो लाइट है वो एयर से वाटर के अंदर जा रही है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होगा तो बेंड तो आएगा ही, यही तो रिफ्रैक्शन है। सो ये एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन का। और क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। एंड जब कोई ऑब्जेक्ट आप पानी के अंदर रख देते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मार्का अगर मैं यहाँ पानी के अंदर रखूंगी तो जिस एक्चुअल पोजीशन वो जहां होगा वहां नहीं दिखेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो कि जो पूल होते हैं ना, उसकी जितनी गहराई असली में होती है वो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, अगर पूल की डेप्थ इतनी है तो वो हमें इतना दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारे रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड हो जाती है और जो पूल की जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो हमें नहीं दिखती, हमें अपरेंट डेप्थ देखने को मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया था कि अगर मैं वाटर के अंदर पेंसिल को पार्शियली इमर्स कर दो तो क्या देखने को मिलेगा, बेंड। देखो बेंड देखने को मिल रहा है ये। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस एग्जाम्पल में देखो कि एक्चुअली हुआ क्या इसमें, जब हमने इसको इमर्स किया था पेंसिल को वाटर के अंदर, तो इसमें हो क्या रहा था, ये एक पेंसिल मैंने इसके लिए ड्रॉ करी है, ये पार्शियली इमर्स है वाटर के अंदर। अब होना क्या है कि जो लाइट है जब रे आएगी तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। तो सपोज कि ऑब्जर्वर है यहाँ पर, तो लाइट गई, ये एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे जब यहाँ ग्लास से एयर में जाएगी या फिर वाटर से एयर में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल से अवे जाएगी। ठीक है, वो नॉर्मल से अवे जाने वाली है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल से थोड़ा सा अवे कर दो, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब फिर हमें इमेज के लिए 2 रे चाहिए होती है ना, तो एक रे और ड्रॉ करो और ये नॉर्मल से थोड़ी सी दूर। ठीक है, अब क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जा रही है। अब उसको क्या देखने को मिलेगा, जब हम इस रे को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड्स की तरफ तो क्या इमेज कहां बनेगी, जब हमने इन रे को बैकवर्ड की तरफ मीट किया तो ये यहां मीट कर गई। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट पे हमें इमेज दिखेगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये पेंसिल की हमें बेंट हुई इमेज या फिर स्टिक की हमें बेंट हुई इमेज दिखेगी। ये हमने पेंसिल डाली, यहां से जो है रिफ्रैक्शन हुई, जब ये वाटर से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ी सी अवे जाएगी, दूर जाएगी, तो चेंज हुआ। और फिर इन रेज को जब हमने पीछे एक्सटेंड किया बैकवर्ड की तरफ, क्योंकि जहां मिलेंगी वही तो इमेज बनेगी ना, तो जहां पे ये मीट हुई वहां पर ही हमें इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जर्वर, जो भी है वो यहां से देख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम था। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे व्हेन अ स्टिक इज पार्शियली इमर्स्ड
in water it appears to be bent at water surface. ठीक है, इस एग्जाम्पल में हुआ क्या था, ये स्टिक थी, यहां से क्या हुई, रेज रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि ये ग्लास वाटर से एयर में जा रही है तो क्या होगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। यहाँ ऑब्जर्वर था, तो जहां रेज मीट करेंगी वही इमेज बनेगी, तो इसलिए यहाँ पर ही हमने इसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड्स, और जब हमने बैकवर्ड्स इसे एक्सटेंड करा तो इसकी इमेज यहाँ बनी। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनली तो यहाँ पर है, पर उसकी इमेज हमें ऐसे थोड़ी बेंट हुई दिखाई दे रही है। सो ये रीजन था रिफ्लेक्शन का। व्हेन अ स्टिक इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर इट अपीयर्स टू बेंड एट वाटर सरफेस। नेक्स्ट इज, जब हम कॉइन को अगर रख दे कहीं पर तो उसकी इमेज भी हमें थोड़ी सी ऊपर ही दिखाई देने वाली है, उसका भी सेम ऐसे ही होने वाला है, बिकॉज वहां पर भी क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अगेन वाटर, and we placed a coin here. Suppose this is some object. ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट पे से अब क्या होगी, इंसिडेंट रे निकलेगी, ये इंसिडेंट रे निकली, ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर अगेन एक इंसिडेंट रे निकली, क्योंकि हमें कम से कम 2 रेज की तो जरूरत पड़ती है इमेज बनाने के लिए, तो ये ऐसे चली गई। ठीक है, थोड़ा सा बेंट होगी यहाँ पर। अब ये क्या होगी, जब हम इन रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इसकी इमेज कहां बनी, यहां पर, तो हमें कॉइन का दिखने वाला है यहां पर। ठीक है, ये जब हमने रेज एक्सटेंड करी तो ये यहां पर मीट हुई, ये थी हमारी इंसिडेंट रे, और जब हमने पीछे मिलाया तो हमें कहा दिखी इमेज, यहाँ पर दिखी। यहाँ पर क्या, ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसे अब इमेज कॉइन की यहाँ ना दिख के यहाँ दिखेगी, बट कॉइन एक्चुअली में प्लेस क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर वाटर इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। सो व्हेन ऑब्जेक्ट is placed under water it appears to be raised. सो ऐसे ही हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कि जो पूल है उसकी हमें रियल डेप्थ नहीं दिखती, हमें उसकी एपरेंट डेप्थ देखने को मिलती है। ठीक है, जितना वो असली में गहरा होता है हमें वो एक्चुअली में उतना गहरा नहीं दिखाई देता। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पूल, दिस इज वाटर। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रेज इसमें से निकलेंगी, ठीक है, अब यहां पर क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब ऐसे ही हमें एक और रे भी चाहिए इमेज के लिए, तो एक और रे निकली, अगेन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। Why it bends away from normal? Because it is going from denser medium to rarer medium. Air is rarer medium as compared to water. ठीक है, so इंसिडेंट रे से जा रही है, it bends away from normal. यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो कोई देख रहा है,
ठीक है। तो अब उसे क्या, अब ये इमेज बनाने के लिए अब एक इमेज कराने पड़ेंगे हमें। तो जब हम इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड कराएंगे, ठीक है, जब हम इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड कराएंगे तो ये यहां पर जाके मिलेंगे। तो इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या थी ये, पर हमें अब कौन सी डेप्थ देखने को मिलेगी, ये वाली। तो इसलिए कहते हैं कि जो पूल है वो जितना असली में गहरा होता है उतना नहीं देखने को मिलता हमें, ठीक है। सो वी कैन राइट अ पूल ऑफ वाटर appears to be less deep, ठीक है, then it is actually, then it actually is, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स के, कि हमें रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस दैट व्हेन अ पेंसिल इज इमर्स्ड इन पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर देन इट अपीयर्स टू बी बेंट। सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड कि व्हेन अ कॉइन इज प्लेस्ड इन वाटर देन इट इमेज इज अपीयर्स टू बी रेज्ड, हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, वो जहां पे ओरिजिनल पड़ा होता है वहां नहीं दिखाई देता। एंड थर्ड इज कि जो पूल है, पूल ऑफ वाटर है, वो हमें कम गहरा दिखाई देता है जितना वो असली में होता है। कैसे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड निकली तो ये अवे हो गई जब ये मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने के बाद जब हम इन्हें एक्सटेंड कराया बैकवर्ड्स तो ये यहाँ जाके मिली। तो जो ऑब्जर्वर है यहाँ से जो देख रहा है उसे वो डेप्थ यहाँ देखने को मिलेगी कि पूल इतना गहरा है, ठीक है, पर है असली में इतना, ठीक है। तो ये थे हमारे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या हैं? फर्स्ट लॉ तो वही, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इंसिडेंट रे है, सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, सारे क्या है एक ही प्लेन में होंगे, ये एक ही प्लेन है ना। तो सारे जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, सारे ये एक ही प्लेन में होने वाली है, सारी की सारी रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence to the sine of angle of refraction is constant. That means sin I by sine of R is constant. ठीक है, तो अब ये क्या है दो लॉज। जैसे मान लो कि ये मीडियम है, तो जो इंसिडेंट रे है, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये क्या है एक ही प्लेन, ये प्लेन एक ही तो है, तो ये क्या है सेम प्लेन में लाई करेंगे। तीनों की तीनों रेस, इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी एंड नॉर्मल भी, एक प्लेन है ना, तो सारी की सारी रेस, जैसे ये मार्कर है, ये रे है, अब यहां से निकलेगी, तो सारा ये एक ही प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सारे के सारे ये सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। सेकेंड इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या लो है, जैसे रिफ्लेक्शन में हमारा लो था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये था हमारा लो। तो अब रिफ्रैक्शन को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ लो चाहिए था, मतलब कुछ रिलेशन चाहिए था हमें इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। तो स्नेल्स जो है उसने अपना लो निकाला और बोला कि साइन ऑफ आई का रेशियो अगर मैं लू साइन ऑफ आर से, दैट इज साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो साइन क्या है यहाँ पर, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं दे देती हूँ कि साइन, कोस, टेंजेंट, ये सब क्या है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं जो कि आप चैप्टर में, मैथ्स का चैप्टर में रीड करने वाले हो। हमें इनकी 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यूज पता होती हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन भी होगी वैल्यूज। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 डिग्री की होती है √3/2 एंड 90 डिग्री के लिए होती है 1। तो सपोज आपको इंसिडेंट एंगल जो है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अगर आपको इंसिडेंट एंगल साइन 30 डिग्री दे रखा है
तो अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 है ना, तो आप साइन 30 डिग्री को की जगह क्या लिखोगे इसके बाद, 1/2। ठीक है, ऐसे ही साइन ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ भी दे रखा हो तो आप वो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा था तो आपने इंसिडेंट के आप एंगल पुट किया, 30 डिग्री पुट किया, तो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो आपने 1/2 पुट कर देना है। तो ऐसे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो इस स्नेल्स का लॉ था जिसने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या था, दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो स्नेल्स का क्या लॉ था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीन्स हम इस पेयर ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज कि इसमें एक इंसिडेंट रे आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो मान लेते हो एंगल I1 और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। फिर इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 को रिप्रेजेंट कर रही हुई है, R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर एक और आ रही है, वो नॉर्मल के साथ क्या बना रही है, I3 एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे क्या एंगल बना रही है, R3 एंगल। तो ये साइन I1 अपॉन साइन R2 इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3 रहने वाला, इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये क्या लिखा है मैंने कि साइन I1 अपॉन साइन R2 इक्वल टू साइन I2 अपॉन R1 इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इक्वल है फॉर अ गिवन, मतलब जिस मीडियम के पेयर की हम बात कर रहे हैं उस मीडियम के पेयर के लिए ये तीनों क्या रहने वाले, इक्वल रहने वाले हैं, इज इक्वल टू सम वैल्यू कांस्टेंट। वी कैन ऑल्सो रिलेट स्नेल्स लॉ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम साइन आर बाय में साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। ओके, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई बुक्स में एन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और कई बार हम इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे बोलते हैं म्यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन है म्यू। इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कई बुक्स में एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है क्या, हमने डिस्कस किया था कि जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एंड दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन हैपेंस। और स्पीड ऑफ लाइट का हमने बोला था कि दो मीडियम्स होते हैं, रेयर मीडियम वो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है एंड डेंसर मीडियम वो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो रहती है। तो ये मेजर कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मेजर करता है कि जो मीडियम है वो कितना ऑप्टिकल डेंसर है। ठीक है, सो टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी वी यूज द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है हमारा, एन से भी लिख सकते हैं, म्यू से भी। ये म्यू से लिख रही हूं मैं, तो म्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 divide speed of light in medium 2। ठीक है, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना मेजर करता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है जो मीडियम 2 में है वो कितनी स्लो है मीडियम 1 के कंपैरेटिवली। ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम 2 में है वो कितना डेंसर है 1 के कंपैरेटिवली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहाँ पर
ग्लास का। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है सपोज कि 4 आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है ना वो 4 टाइम्स कम है एयर के कंपैरेटिवली। ठीक है, कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थी यहां पर और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास था। अगर मैं ग्लास को उधर ले जाऊं तो ये क्या हो गया, एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 4। तो ये क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास के अंदर है वो 4 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो है उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में कितनी है, कम है। ठीक है, उतना ही वो मीडियम जो है वो डेंसर है। ठीक है, डेंसर का मतलब घना, ठोस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ही कम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होगा इन मीडियम 2। समझ में आई बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम ये मेजर कर लेते हैं टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये हम कंपेयर करते हैं, हम दो मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट की रेशो निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कौन सी? अगर हम किसी भी मीडियम 2 को एयर से कंपेयर कर रहे हैं ना तो हम उसे बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब मीडियम 1 क्या हो, एयर हो। जब मीडियम 1 एयर हो तो हम क्या नेम यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर अगर यहाँ पर एयर के अलावा कोई और मीडियम हो, सपोज वाटर हो, वाटर और ग्लास का कंपेयर कर रहे हो अगर हम, तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखते, तो हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये 2 चीजें क्लियर हो गई। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जब हम एयर से कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जब 2 मीडियम्स कोई और हो सकते हैं एयर के अलावा, जैसे वाटर, ग्लास, एनीथिंग एल्स। ओके, सो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है और यहां पर कोई मीडियम है, सपोज ग्लास है, ठीक है, तो इसे हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, म्यू ऑफ ग्लास। ठीक है, सिंपली ऐसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या, ग्लास का मेजर कर रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमें इसके आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, हम बस ये लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ग्लास का मेजर कर रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ग्लास नहीं है तो आप ये लिख सकते हो म्यू ऑफ 2, कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं 2 का ग्लास के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अगर स्पीड ऑफ लाइट कोई भी मीडियम है, सपोज मीडियम 1 है और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है, तो इसे कैसे लिखते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं सपोज 2 का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 के कंपैरेटिवली, तो 1 का लिखने वाले हैं हम यहां पर। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ऐसे V1 अपॉन V2। ठीक है, सो हम समराइज कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था कि मीडियम कितना डेंस है, ये मेजर करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें मीडियम 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका फॉर्मूला क्या,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, v1। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, v रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम 1 को। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को हम कैसे लिख सकते हैं नोटेशंस की फॉर्म में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम 1 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2 तो कैसे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज नोटेशंस की फॉर्म में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, तो ये हम दोनों कोई ना कोई मीडियम थे ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, एंड अब ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम मीडियम 2 को एयर के कंपैरेटिवली मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमें सिंपली हम इसे ऐसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब यहाँ पर हम लिखने नहीं वाले विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूडेबल है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब वैक्यूम या फिर एयर। सो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी। सो ये फॉर्मूलेस कैसे आए, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसका कैसे, अभी हमने बोला ना क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अगर हम वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसे सिंपली ऐसे लिख देते हैं। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले रही हूं कि जब मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को जो है ना उसकी नोटेशन क्या लिख देते हैं, हम सिंपली सी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ओके, सो मैं सिंपली लिख रही हूं सी। ठीक है, अब मैं ले रही हूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 आप कुछ भी ले लो, ग्लास ले लो, सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दू वी क्या रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, किसके अंदर है, ग्लास के अंदर, तो मैं यहाँ पे ग्लास का जी डाल रही हूँ। ठीक है, सो ये क्या हो गया, सी अपॉन वी जी। ये किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूं मैं, म्यू। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी, जी, क्योंकि एयर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एयर के साथ कर रहे हैं कंपेयर, तो एयर तो मैं यहाँ लिखती ही नहीं, सिंपली हम लिख देते हैं म्यू जी, तो ऐसे लिख दिया म्यू जी। ठीक है, और दूसरा मैं ले लेती हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के लिए मैं ले रही हूं डब्ल्यू नोटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। अगर मैं अब इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, C अपॉन वी जी, C अपॉन वी डब्ल्यू। ठीक है, सो C से C क्या हो गया, कैंसल, और हमारा क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आ गया फॉर्मूला, यही तो हमने बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर किया हमने, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया हमारा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमने यहां से देख भी लिया कि कैसे आया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज सी अपॉन वी जी। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो सी अपॉन वी डब्ल्यू आ गया। दोनों को डिवाइड किया तो सी से सी कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम यहां से क्या कंक्लूड करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आई हमारा ये। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखा कि क्यों मेजर करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और इसके फॉर्मूलेज हमने सारे देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं।
So question number 1, that light enters from air into glass plate. जो लाइट है वो एंटर कर रही है एयर से ग्लास प्लेट के अंदर, having refractive index 1.50. That means we have mu is equal to 1.50. So what is speed of light in glass? ठीक है, एयर इंटू ग्लास, एयर से गई ग्लास में, ठीक है, तो हमें क्या लिखना, फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। करेक्ट। अब एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 to the power 8। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, क्या गिवन है, 1.50 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है हमें, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने एयर अपॉन ग्लास कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिख सकते हैं, सिंपली म्यू, और किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है, तो ऐसे लिख देते हैं हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, तो दैट मीन दिस इज 1.50 हियर एंड ग्लास नीचे ही आने वाला है। ठीक है, तो 3 इंटू 10 to the power 8 और नीचे ये, तो हम इसको करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। So speed of light in glass is equal to 3 into 10 to the power 8, नीचे क्या आ गया 1.50, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 10 to the power 2। ठीक है, इसे कैंसर। अब 150 को आप कैसे लिख सकते हो, 15 इंटू 10 to the power 1। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एक 10 की पावर से कैंसिल होगी, तो क्या आया हमारा 10 to the power 8, 1 मल्टीप्लाई, और ये था 10 to the power 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। So next question is, the refractive indices of kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. In which of these materials does light travels fastest? मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जिसके जितनी ज्यादा है उतनी ही उसमें स्पीड जो है वो कम है लाइट की। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, केरोसिन का, ये हमें गिवन है, टर्पेंटाइन का ये गिवन है, एंड वाटर का ये गिवन है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, टर्पेंटाइन का। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे स्लो भी किसमें होगी, इसी में होगी। ठीक है, तो अब स्पीड ऑफ लाइट फास्ट किसमें होगी, इसमें, दैट मीन्स वाटर में। सो स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वाटर, देन इन केरोसिन एंड लास्टली इन टर्पेंटाइन। सो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक एग्जाम्पल, दैट स्पीड ऑफ लाइट is fastest in water. So I hope कि आपको रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।